नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है प्रीति और उसके माता पिता की। प्रीति की उम्र करीब करीब 4 साल की रही होगी और प्रीति के माता पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्रीति काफ़ी सालों के बाद पैदा हुई थी और काफ़ी मन्नतों के बाद, जिस वजह से उसके माता पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एक समय तक, और उनका काम बिजनेस जो भी था सब कुछ बहुत अच्छा चलते चलते अचानक से उनके बिजनेस में पूरी तरह से उनको लॉस होने लगा और उस लॉस के वजह से धीरे धीरे उनकी माली हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी कि उनको सालों की मेहनत से बनाए हुए घर, प्रॉपर्टी सब धीरे धीरे बेचने पड़ गए और वो अपनी बेटी प्रीति को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन अब घर की हालत ऐसी नहीं थी जिससे कि वो अपनी बेटी की परवरिश अपने हिसाब से कर सकें। और सब कुछ जब उनका ख़त्म हो गया, तब उनके पास अब रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। काम का तो ठिकाना अब वैसे भी नहीं था, क्योंकि बिजनेस भी धीरे धीरे घाटे में जाने के बाद अब पूरी तरह से ठप पड़ चुका था। मतलब बिजनेस बंद होने के बाद उनको अपना बिजनेस छोड़ना पड़ा और इसके वजह से अब उनको ये बात सोचनी पड़ रही थी कि अब वो जाएं तो कहाँ जाएं। जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रीति के माता पिता का साथ बहुत पहले ही उनके परिवार वाले छोड़ चुके थे। अब प्रीति के माता पिता के पास कोई सहारा नहीं था जिनसे वो ऐसे माहौल में मदद मांग सकें। प्रीति की माँ की एक दूर की रिश्तेदार थी या बहन थी जिसके घर में उन्होंने जाने का सोचा, लेकिन प्रीति की माँ को ये बात पता चली थी करीब करीब 6 महीने पहले कि उनकी उस बहन का देहांत हो चुका है। अब ये रास्ता भी उनके लिए बंद हो चुका था। फिर भी प्रीति ने यही कहा, और किसी से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो चलते हैं वहाँ जाकर देखते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिनों के लिए तो वहाँ आसरा मिल जाएगा, क्योंकि उनकी खुद की बहुत बड़ी कोठी है। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि प्रीति के उस रिश्तेदार का घर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। घर काफ़ी बड़ा था और घर के बाहर एक गराज भी था। गराज खाली था, उसमें कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि वो घर खाली पड़ा हुआ था। उनको रहने के लिए एक छत, एक आसरा मिल गया था। प्रीति की माँ ने यही सोचा कि हो सकता है उस मेरे रिश्तेदार के पति और उनका गोद लिया हुआ बच्चा कहीं चला गया हो। बच्चे को प्रीति के रिश्तेदार ने गोद भी नहीं लिया था। जब वो बच्चा, जिसका नाम निखिल था, वो काफ़ी छोटा था, करीब करीब 2 या 3 दिन का रहा होगा, तो अचानक वो उन्हें मंदिर के सामने मिल गया था। और कई दिनों तक बहुत पूछताछ पता करने के बाद उन्हें उस बच्चे के, मतलब निखिल के, किसी रिश्तेदार का कोई पता नहीं चला था। प्रीति की वो रिश्तेदार भी काफ़ी सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन उनके यहाँ भी बच्चे का सुख शायद भगवान ने उनके नसीब में लिखा ही नहीं था। लेकिन जब निखिल उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिला तो उनके अंदर एक उम्मीद जाग गई। उनको ये लगा कि शायद भगवान बच्चे का सुख ऐसे ही देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे का पालन पोषण
बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करना शुरू कर दिया। उनको बच्चे से काफ़ी लगाव था और उनके लिए अब दुनिया में उनके पति से भी ऊपर वो बच्चा हो गया था। वो अपना पूरा समय सिर्फ उसी बच्चे के पालन पोषण में लगाया करती थी। कुछ सालों तक तो उनके यहाँ भी सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से प्रीति की माँ को ये खबर मिली थी कि उस रिश्तेदार की मौत पता नहीं कैसे हो गई है। फिर प्रीति की माँ भी अपने घर के उलझनों में इतनी ज़्यादा मशरूफ़ थी कि उन्होंने ज़्यादा कुछ पता लगाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज मुसीबत के समय वही एक आखिरी उम्मीद थी उनके लिए। इसलिए प्रीति का पूरा परिवार अब आकर उस घर में रहने लगा। अभी 2 दिन ही निकले होंगे कि अचानक से प्रीति की माँ ने प्रीति को देखा। वो अपने कमरे में बैठकर किसी से बातें कर के बहुत तेज हंस रही है। काफ़ी खुश थी वो। जब प्रीति की माँ प्रीति के पास जाकर उससे पूछने लगी, बेटा क्या कर रही हो, किससे बातें कर रही हो? प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मा, यहाँ पर निखिल भैया हैं। ये बात सुनते ही प्रीति की माँ को उस समय थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा शायद नई जगह है और इसने मेरे मुंह से निखिल के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है, इसलिए उसको इमेजिन करके उससे बातें कर रही है। और प्रीति की माँ ने इतना ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अब प्रीति के पिता कुछ काम धंधे की तलाश में लगे हुए थे, जिससे छत तो मिल गई है, लेकिन रोजी रोटी के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो सुबह होते ही अपने लायक कोई काम ढूंढने के लिए निकल जाया करते कि कम से कम ऐसा काम तो मिल जाए जिससे कि वो अपने बच्ची और अपनी पत्नी का पालन पोषण कर सके। आसपास में काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी जगहें थीं जहां उन्हें काम मिल जाया करता था और रोज के हिसाब से ही, लेकिन राशन का इंतज़ाम भी हो जा रहा था। जैसे तैसे उनका घर चल ही रहा था। लेकिन अचानक एक दिन रात में प्रीति बहुत ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। जब प्रीति को ऐसे चीखते चिल्लाते उसके माता पिता ने सुना तो वो भागकर अपनी बच्ची के पास आए और उससे पूछने लगे कि बेटा क्या हो गया, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? प्रीति दोनों हाथों से अपने आंखों को ढककर बस चीखे जा रही थी। माँ ने जैसे तैसे अपनी बच्ची को शांत किया और उससे पूछने लगी, क्या बात है बेटा, बताओ, हम यहीं हैं, क्या हुआ है? प्रीति ने डरते डरते दरवाजे के तरफ इशारा करते हुए बताया, यहाँ पर एक गंदा इंसान खड़ा है, वो मुझे घूर रहा है, वो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। वो बोल रहा है कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो वो हम सबको मार डालेगा। मम्मा वो देखने में बहुत गंदा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर प्रीति के माता पिता ने उसको दिखाते हुए दरवाजे के आसपास, कबर्ड के आसपास हर जगह पर चेक किया और प्रीति को ये तसल्ली दिलाते हुए बताया कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ कोई नहीं है, आपको बस वहम हो रहा है। और जैसे तैसे प्रीति को शांत करवाने लगे। थोड़ी देर में माँ की गोद में प्रीति शांत हो गई और वो प्रीति को अब अपने साथ अपने कमरे में लेकर चले गए। अब कुछ दिनों तक ऐसा रोज होने लगा, इसलिए उन्होंने अब प्रीति को अकेले किसी कमरे में सुलाना छोड़ दिया। एक दिन अचानक रात में तीनों सोए हुए थे और प्रीति की माँ की नींद अचानक ऐसे आवाज़ से खुली जैसे उन्हें कोई बुला रहा है, उन्हें कोई पुकार रहा है, और वो उठकर बैठ गईं। उठकर बैठने के बाद वो थोड़ी देर तक वैसे ही बैठी रहीं। लग रहा था जैसे उनको जो भी बुला रहा है उसके आवाज़ से वो एक तरफ खिंचती चली जा रही हैं। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए घर के दरवाजे से निकलकर बाहर
जो गराज था उस गराज के पास आ गईं। उस गराज का दरवाज़ा बंद था। पता नहीं कैसे वो दरवाज़ा अपने आप एक चरमराहट सी आवाज़ से खुलने लगा, क्योंकि वो दरवाज़ा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से बंद है, जिसके वजह से उसके दरवाज़ों में जंग पड़ गई है। और उसी जंग के वजह से वो दरवाज़ा इतनी तेज आवाज़ कर रहा था। अचानक रात में अब प्रीति के पिता की आंख खुल गई। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा बिस्तर पर उनकी पत्नी नहीं है। वो चारों तरफ उठकर उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब वो मेन डोर के पास आए तो उन्होंने देखा कि मेन डोर खुला हुआ है। वो तुरंत वहाँ से भागते हुए घर के बाहर निकले। घर के बाहर निकलते ही उन्हें वो गराज का दरवाज़ा भी खुला हुआ दिखा। वो जब गराज के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर उनकी पत्नी अजीब तरीके से बैठी हुई है। उनकी आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन कितनी बार आवाज़ देने के बाद भी उन्होंने ना तो अपने पति की आवाज़ सुनी और ना ही उनके आवाज़ पर कोई जवाब दिया। फिर जब प्रीति के पिता ने प्रीति की माँ को ज़ोर से हिलाते हुए उन्हें जगाने की कोशिश की, तब लगा जैसे वो होश में आई और होश में आते ही तुरंत बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कोई तो था जो बार बार यहाँ पर बुला रहा था और वो बलि देने के लिए कह रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलिए आप यहाँ से। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी प्रीति के पिता बहुत मजबूर थे। उनके पास और कोई छत नहीं थी अपनी पत्नी और बच्ची को देने के लिए। उन्होंने इस बात को झुठलाते हुए अपनी पत्नी को समझाया, अरे होता है कभी कभी ऐसा, हम सब नए जगह पर आए हैं तो इस जगह पर एडजस्ट करने में हो सकता है तुम्हें और प्रीति को टाइम लग रहा है, इसलिए तुम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है। तुम क्यों फालतू में चिंता कर रही हो, चलो चल के सो जाओ, प्रीति भी अकेली है और तुम्हें पता है वो आजकल काफ़ी डर जाती है। यही सारी बातें बोलकर समझाकर प्रीति के पिता प्रीति की माँ को लाकर बिस्तर पर उन्होंने सुला दिया। लेकिन चिंता तो उन्हें भी अब बहुत हो रही थी अपने पत्नी और बच्ची की, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके वजह से ये एक मुसीबत से निकलकर कहीं किसी दूसरी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाले हैं। आज अब उनकी आंखों से नींद पूरी तरह से जा चुकी थी। उन्होंने अब सोने का इरादा छोड़ दिया। वो नीचे आकर हॉल में बैठकर कुछ किताबें पढ़ने लगे और जब वो किताबें पढ़ रहे थे तो अचानक से अब उन्हें भी किसी के वहाँ पर होने का एहसास होने लगा। बार बार उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है और वो जितनी बार पलटकर पीछे देखते, पीछे कोई भी नहीं होता था। अब उन्होंने अपना हाथ पीछे की तरफ अपने सर पर लगाकर एक हाथ से किताब को पढ़ना शुरू किया। जब वो किताब पढ़ रहे थे तब अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके हाथों के पंजे में किसी और ने अपने हाथों के पंजे फंसा दिए हों। वो काफ़ी डर गए और उनके मुंह से भी थोड़ी देर के लिए चीख निकली और वो तुरंत उठकर अपनी जगह से खड़े हो गए और पीछे इधर उधर जाकर देखने लगे कि ये क्या था, उन्होंने क्या महसूस किया। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। चारों तरफ वही शांति, वही सन्नाटा फैला हुआ था। अब वो कहीं ना कहीं ये बात समझ चुके थे कि उनके घर में कोई ऐसी अनचाही शक्ति है जो शायद नहीं चाहती कि वो यहाँ पर रहें, और उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। अगले दिन जब सुबह प्रीति उठी तो उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा निखिल भैया बोल रहे थे कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें वो गंदे वाले अंकल से बचा लेंगे। और
प्रीति के चेहरे पर एक अनचाही सी तसल्ली थी, जो कि देखकर प्रीति की माँ को काफ़ी अच्छा लगा। उन्हें ये बात महसूस हो रही थी कि चाहे जो भी हो, प्रीति इन चीज़ों से खुश है, शांत है। उनके लिए सबसे बड़ी बात यही थी। और आज प्रीति काफ़ी खुश थी। वो बाहर गार्डन में जाकर अकेले खेल रही थी और किसी से बातें कर रही थी। ये देखने के बाद भी प्रीति की माँ ने ना तो प्रीति को टोका और ना ही वो प्रीति से कुछ बोलने आई। लेकिन आज प्रीति की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका शरीर काफ़ी भारी हो चुका है और उनके शरीर पर कोई अजीब सा वजन डाल दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई। वो रोज़ की तरह नाश्ता करके अपने काम के लिए निकल गए थे। प्रीति की माँ जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उन्हें चलने और कोई भी काम करने में अब बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही थी। उन्होंने घर का आज कोई काम नहीं किया। जैसे तैसे खाना बनाया, प्रीति को खाना खिलाया और उसे अपने साथ लेकर कमरे में आराम करने के लिए चली गई। जब वो कमरे में आराम करने के लिए गई तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे जो भार अभी तक उनके कंधे पर उन्हें महसूस हो रहा था, वो भार उनके सीने पर आ चुका है। उन्हें अब सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। प्रीति उनके बगल में गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन उनका दम लगातार घुटता जा रहा था। धीरे धीरे अब शाम हो चुकी थी। प्रीति के पिता का आने का वक्त हो चुका था और जब प्रीति के पिता घर पर आए तो वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढूंढते हुए ऊपर बेडरूम में पहुंच गए। जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रीति आराम से सोई हुई है और उनकी पत्नी अपने हाथ पैर बिस्तर पर पटक रही हैं और खुद को शायद किसी से छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो खुद को किससे छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो भागकर अपनी पत्नी के पास पहुँचे, उनको उठाकर बिठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पति को भी अपने पत्नी के शरीर पर इतना ज़्यादा वज़न महसूस हो रहा था कि उन्हें ये बात अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि वो आज अपनी पत्नी को उठा क्यों नहीं पा रहे हैं। और वो इस चीज़ को बोलने लगे कि अरे तुम्हें क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रही हो तुम, कैसे, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये सारी बातें सुनते ही प्रीति की नींद अब खुल चुकी थी। जब प्रीति की नींद खुली तो प्रीति पागलों की तरह जोर जोर से चीख कर चिल्लाकर इधर उधर भागने लगी। वो चिल्लाते और भागते हुए बार बार निखिल का नाम ले रही थी और बुला रही थी, निखिल भैया आ जाओ, निखिल भैया मदद करो। ये बात प्रीति के पिता को बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी। एक तरफ तो उनकी पत्नी की ऐसी बुरी हालत हो चुकी थी, दूसरी तरफ उनकी बेटी पता नहीं किसको मदद के लिए बुला रही थी। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अब क्या हो रहा है, इन चीज़ों से छुटकारा कैसे मिलेगा। और थोड़ी ही देर में प्रीति की माँ बिल्कुल नॉर्मल हो गई और उठकर खुद से बैठ गई। अब वो अपने शरीर पर किसी तरह का कोई वज़न महसूस नहीं कर रही थी और प्रीति कमरे में एक कोने में खड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए ताली बजाकर इतनी खुश होने लगी और एक बात बोलने लगी, पापा मम्मी देखो निखिल भैया ने उसको भगा दिया, गंदे अंकल को भगा दिया। निखिल भैया आप ना ये अंकल को यहाँ से निकाल दो, ये अंकल बहुत गंदे हैं।
और थोड़ी देर तक ऐसा लगा जैसे प्रीति किसी की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रही है। फिर प्रीति ने कहा, मम्मा, निखिल भैया बोल रहे हैं कि वो जो गराज है ना, उस गराज में पूजा करा दो, और पूजा करा दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर इस बात पर अभी भी प्रीति के माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि अब प्रीति की माँ काफ़ी नॉर्मल महसूस कर रही थी, वो नीचे किचन में सबके लिए खाना बनाने के लिए आ गई। उन्होंने फटाफट खाने की तैयारी शुरू की और आधे घंटे के अंदर खाना बनाकर तैयार कर दिया। सब लोग खाने के लिए बैठ गए और खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। जब वो सब अपने कमरे में सो रहे थे तो आज जब प्रीति के पिता की नींद खुली तो उन्होंने देखा प्रीति अपने जगह पर नहीं थी। अब उनको वापस से बहुत चिंता होने लगी। वो भागते हुए उसी गराज के पास पहुंच गए। जब वो उस गराज के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा प्रीति के हाथ पैर मुंह सब बांध दिए गए हैं और प्रीति एक अजीब से घेरे चक्र के अंदर लेटी हुई है और प्रीति के सर पर सिंदूर और इस तरीके से प्रीति को तैयार किया गया था, लग रहा था जैसे कोई उसकी बलि देने वाला है। प्रीति के पिता ये देखकर बहुत डर गए। वो प्रीति के तरफ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन लग रहा था जैसे उनके पैर जम चुके हैं और वो वहाँ से चाह कर भी हिल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, ना उनके मुंह से कोई चीख निकल रही थी, ना ही वो वहाँ से हिल पा रहे थे। अब प्रीति के पिता ने मन ही मन अपने भगवान को याद करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया। प्रीति को किसी ने गोद में उठाकर उस चक्र से बाहर कर दिया और अब प्रीति के पिता वहाँ से हिल सकते थे, बातें कर सकते थे, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये कैसे हुआ। प्रीति ने अपने पिता को बताया, पापा देखो निखिल भैया आ गए, उन्होंने मुझे बचा दिया, आप यहाँ पूजा करा दो, जल्दी पूजा करा दो, सब ठीक हो जाएगा, निखिल भैया वही बोल रहे हैं। और फिर ये बातें सुनने के बाद अब प्रीति के माता पिता को प्रीति की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से हताश हो चुके थे। अगली ही सुबह प्रीति के माता पिता प्रीति को लेकर तुरंत पास वाले मंदिर में पहुंच गए। जब वो वहां के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने वहां के पंडित जी को सारी बातें बता दी और पंडित जी ने कहा, आप दोनों इस घर में आए तो आए कैसे? आपको इस घर के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? प्रीति के माता पिता ने कहा, नहीं पंडित जी, हमें कुछ नहीं पता, और वैसे भी ये हमारी एक रिश्तेदार का घर था, हमारे साथ बहुत कुछ हो गया जिसके वजह से हमारे पास सर छिपाने तक के लिए कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए हमारे पास यहाँ आने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। पंडित जी ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा था, तुम्हें यहाँ पर शायद इसी शक्ति ने बुलाया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि उस घर में ऐसा क्या है, तुम्हें वहाँ क्यों नहीं रहना चाहिए, और उस घर का उपाय करना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए तुम लोगों को कुछ वक्त देना पड़ेगा। प्रीति के माता पिता ने पंडित जी से पूछना शुरू किया, ऐसा क्या है पंडित जी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, और वैसे भी सुनने में ये आया था कि जो मेरे रिश्तेदार बहन थी उनकी मौत पता नहीं कैसे हो गई। फिर पंडित जी ने कहा, उस घर में एक नहीं तीन मौतें हुई हैं। ये सुनते ही प्रीति के माता पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने पूछा, 3 मौतें? मगर किसकी 3 मौतें हुई हैं? फिर पंडित जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी जो रिश्तेदार थी वो यहाँ अक्सर मंदिर आया करती थी,
क्योंकि वो अपनी गोद भरना चाहती थी। लेकिन भगवान ने शायद ये सुख देने का उसे एक अलग ही तरीका निकाल रखा था। बहुत सालों तक कोशिश करने के बाद भी उसे कभी भी कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अचानक उसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर निखिल मिल गया, जो कि उस समय सिर्फ 4 दिन का था। उसने खुशी खुशी उसे अपना लिया और अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार देने लगी। लेकिन वो निखिल से प्यार करते करते इतना सब भूल चुकी थी कि वो अब अपने पति की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसके पति को वैसे भी निखिल कभी नहीं पसंद था। उसे हमेशा से यही चाहिए था कि उसका खुद का बच्चा हो, जिसके लिए वो पता नहीं शायद कुछ क्रियाविधि भी करता था, क्योंकि जहाँ तक हमें बाद में पता चला था वो मायोंग गांव का रहने वाला था। ये सुनते ही तुरंत प्रीति के माता पिता ने पूछा, मायोंग गांव का रहने वाला था? ये क्या? हमें कुछ समझ में नहीं आया। पंडित जी ने कहा, तुम्हें मायोंग गांव के बारे में नहीं पता है? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। मायोंग गांव एक ऐसा गांव है जो कि असम के पास ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इसे काले जादू की राजधानी भी कहते हैं और कहा जाता है कि पौराणिक समय में इसी गांव से काले जादू का जन्म हुआ था। पौराणिक काल में एक कथा ये भी थी कि घटोत्कच उसने वहाँ उस गांव में आकर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ सीखने के बाद वो महाभारत के युद्ध में गया था। मायोंग शब्द ही संस्कृत के माया शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब ही है भ्रम। उस गांव के एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बूढ़े बुजुर्ग हर किसी को काली शक्तियों की जानकारी है। उनको इन चीज़ों में कोई भी पीछे नहीं कर सकता है और उसका पति वहीं से था। हाँ, ये बात अलग है, उसने काफ़ी सालों पहले वो जगह छोड़ दी थी, लेकिन अपने बच्चे को प्राप्त करने के लिए वो ये विधियाँ करने लगा था। और अब उसे ये पता चला था कि अगर उसे अपना बच्चा पैदा करना है तो उसके लिए उसे अपनी पत्नी की सबसे प्यारी चीज़ की बलि देनी पड़ेगी। और वो सबसे प्यारी चीज़ उसकी पत्नी के लिए उस वक्त निखिल ही था। उसने इसी गराज में बैठकर वो तंत्र सिद्धि करते हुए निखिल की बलि दे दी। लेकिन काफ़ी समय तक उसकी पत्नी को ये बात पता नहीं चली थी कि निखिल की बलि उसी ने दी थी। उसे तो ये लग रहा था कि उसका बच्चा खो गया है और वो रोज रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती, यहाँ पूरे जगह हर किसी से आकर पूछती, गिड़गिड़ाती, रोती। लेकिन एक दिन अचानक उसने रात में अपने पति को वो काला जादू करते हुए देख लिया और उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि उसने ही उसके बच्चे निखिल को मार दिया है। ये बात सुनकर उसे काफ़ी झटका लगा और उसकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद निखिल किसी तरह से जागृत हो गया और या वो यहाँ पर भटक रहा हो तो वो वापस आ गया अपनी माँ का और अपने मौत का बदला लेने के लिए। उसने उस पिता को जान से मार डाला और तब से ये घर खाली ही पड़ा हुआ है। और ये सारी बातें सुनकर अब प्रीति के माता पिता को समझते देर नहीं लगी कि प्रीति बार बार जिस बुरे और भयानक इंसान के बारे में बताती है वो निखिल के पिता हैं। और निखिल जो कि उसके पिता से उसके पूरे परिवार की रक्षा कर रहा था। ये सारी बातें सुनने और जानने के बाद अब प्रीति के माता पिता की हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि वो उस घर में दोबारा जाएं। वो वहीं पर बैठकर रोने लगे और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे कि भगवान के दया से ही उनकी और उनके परिवार की जान बच पाई है। लेकिन
अब वो करते भी तो क्या करते, उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन पंडित जी ने उनकी मदद करने को कहा। पंडित जी ने कहा, बेटी पूजा पाठ तो तुम करती ही हो, अगर तुम चाहो तो यहाँ मंदिर के साफ सफाई का काम कर लो। यहाँ पीछे मेरे कमरे से लगकर एक ही कमरा है, छोटा कमरा है, लेकिन तुम लोग चाहो तो कुछ दिनों के लिए वहाँ रह सकते हो। फिर जब तुम्हारे पति का काम अच्छे से चल पड़ेगा तो तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ चले जाना। प्रीति के माता पिता को ये बात काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि उस घर में जाकर सबकी जान गंवाने से अच्छा था कि वो मंदिर में भगवान के छत्र छाया के नीचे ही रहते। और उस दिन से प्रीति और उसका पूरा परिवार वहीं पर रहने लगा। लेकिन प्रीति के बार बार बोलने पर प्रीति के माता पिता ने पंडित जी से बोलकर निखिल की आत्मा की शांति करवाने की पूजा करवाई। और कुछ ही दिनों बाद जब पितृपक्ष आए तब पंडित जी ने वो पूजा करवाई, और पूजा करवाने के बाद शायद निखिल की आत्मा को शांति मिल गई, क्योंकि निखिल अक्सर प्रीति से बातें करने कहीं ना कहीं बाहर जब वो खेलने जाया करती थी उसे मिलता और उससे बातें करता था। लेकिन अब कुछ दिनों से प्रीति को उसका भैया निखिल नहीं दिख रहा था। प्रीति काफ़ी उदास थी, परेशान थी। लेकिन ये बात सुनने के बाद प्रीति के माता पिता को एक तसल्ली मिली कि जिनके वजह से उनके और उनके परिवार की जान बच पाई है, आज वो एक भटकती आत्मा नहीं है, उसे मुक्ति मिल चुकी है। धीरे धीरे प्रीति भी ये बात समझने लगी, और कुछ ही दिनों में प्रीति के पिता का काम भगवान के ही दया से बहुत अच्छे से चल पड़ा, और वो एक अच्छे घर में जाकर शिफ्ट हो गए। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके पास अगर आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं, और चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे सारे प्यारे दोस्तों को जो अपना प्यार और सपोर्ट मुझे पूरी तरह से दे रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी मुझे कमेंट करके इतना अप्रिशिएट करते हैं तो अपना नाम और शहर का नाम उसमें ज़रूर मेंशन कर दें, जिससे मुझे पता चले कि मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट कहाँ से और किस किस का मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आप सब से मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।